दोस्तों आपने वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर काफ़ी सारी डिबेट देखी होगी। इस वीडियो के अंदर हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं और इनफैक्ट हम आपको ये बताएंगे कि एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन अभी भी वन नेशंस मैनी इलेक्शंस मैनी टाइम ही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप अभी भी वन नेशन वन इलेक्शंस के तहत, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो लोकसभा हो, आप जितनी बार चाहे जब चाहे उतनी बार आप इलेक्शन करवा सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अभी भी जो है आप जितनी बार चाहो विधानसभा के, जितनी बार चाहो लोकसभा के, आपके इलेक्शंस होते हुए आए हैं और आगे भी ऐसा होता रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो हम आपको समझाएँगे और साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। दोस्तों आप इस चैनल को लास्ट तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शंस के तहत बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि विधानसभा, लोकसभा और जितने भी जो लोकल इलेक्शंस है सारे एक ही साथ एक ही टाइम पर होंगे और 5 साल के लिए वो गवर्नमेंट्स चुनी जाएगी। और बट दोस्तों ये पूर्ण सच्चाई नहीं है और इसी कॉन्सेप्ट के तहत काफ़ी सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन साथ हो जाते हैं और अगर फिर क्या उसके बाद में वो जो मुख्यमंत्री बनेगा या जो प्रधानमंत्री बनेगा, क्या वो 5 साल तक, जैसा कि अमेरिका में होता है, वो 5 साल तक के लिए चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बने रहेंगे या फिर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उनकी सरकार को गिराया जा सकता है? और अगर सरकार गिर जाती है तो फिर क्या होगा? क्या फिर कोई नया इलेक्शंस होगा क्या? और इसी बात को दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कि भारत की सरकार ये कह रही है कि 2029 से पहले वो जितने भी अमेंडमेंट है वो सारे पूरा करके, चाहे वो स्टेट लेवल पे करने हो या सेंट्रल लेवल पे करने हो, और जितने भी चाहे वो लोकल सरकारें हो, चाहे विधानसभा की सरकार हो या फिर जो लोकसभा की जो सरकार हो, इन सब का 2029 में एक साथ इलेक्शन करवाया जाएगा। और अगर कोई सरकार जिसके अभी तक 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और वो सरकारें जिनका इलेक्शन ड्यू है, उन सबको प्रीमेच्योरली डिसमिस करके उनका एक साथ इलेक्शन करवाया जाएगा। तो अगर 2029 में इलेक्शंस होते हैं, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा दोस्तों वो 2034 में होगा और फिर से जो है नई सरकारें चुनी जाएगी। अब मान लेते हैं कि 2029 के अंदर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार 2 साल के बाद में गिर जाती है। हाँ दोस्तों, अभी भी जो है विधानसभा की जो सरकारें हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है और जो दूसरी जो सरकारें हैं उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है और वो सरकार गिर सकती है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई दूसरी पार्टी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती है और किसी वजह से फिर से अगर इलेक्शंस होते हैं, हाँ दोस्तों, फिर से उस विधानसभा के इलेक्शन हो सकते हैं और करने भी पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों वो जो सरकार होगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं, बल्कि केवल 3 साल के लिए, क्योंकि हमने कहा कि 2029 से लेके 2034 जो मेन इलेक्शंस होंगे वो 5 साल के लिए होंगे। अगर 2 साल के अंदर गवर्नमेंट गिर जाती है और अगर फिर से इलेक्शन होते हैं, तो केवल जो सरकार चुनी जाएगी वो केवल 3 साल के लिए ही चुनी जाएगी और 3 साल के बाद में फिर से 2034 के अंदर सारे विधानसभा और सबका इलेक्शन होगा। और अब मान लेते हैं दोस्तों कि सेम सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं एक साथ 2029 में, 2 साल के बाद में मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाती है और फिर से इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद में एक नई गवर्नमेंट चुनी जाती है। मान लीजिए ये गवर्नमेंट भी दोस्तों 1 साल के बाद में फिर से गिर जाती है, तो फिर से दोस्तों अगर इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर से इलेक्शन होंगे और अब जो नई सरकार आएगी वो केवल सिर्फ 2 साल के लिए चुनी जाएगी। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, 2034 तक ये गवर्नमेंट जितनी बार भी गिरती है और अगर फिर से इलेक्शन करने की नौबत आती है, मतलब कि कोई दूसरी पार्टी अगर सरकार नहीं बना पाती है, तो फिर से इलेक्शंस होते रहेंगे जब तक कि आप 2034 तक नहीं पहुंच जाते हैं।
और इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए 2029 के अंदर सारी विधानसभा और सारी लोकसभा का इलेक्शंस होता है और 2 साल के बाद में मान लीजिए लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। दूसरी पार्टी जो है या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है अगर किसी नए प्राइम मिनिस्टर को नहीं बना पाते हैं, तो फिर से इलेक्शन होंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन है दोस्तों अब फिर से के पूरे 5 साल के लिए नहीं बल्कि 2 साल का मतलब हो गया अगले 3 साल के लिए ही वो फिर से इलेक्शंस जो है लोकसभा के होंगे। और इस टाइम के दौरान दोस्तों विधानसभा के इलेक्शन फिर से नहीं होंगे। अब जो विधानसभा के इलेक्शंस होंगे वो बेसिकली 2034 में ही होंगे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब जो इलेक्शंस होंगे बेसिकली 2029 फिर 2034 फिर 2039 फिर 2044 इस तरीके से इलेक्शंस जो है दोस्तों वो बेसिकली होते रहे। तो इसीलिए दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस बार-बार अभी भी होते हैं, नो कॉन्फिडेंस अभी भी लाया जाता है, सरकारें अभी भी गिरेंगे, फिर से इलेक्शंस होंगे, ये सारे होते रहेंगे। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ेगा कि जो इलेक्शंस अगर अपनी पूरी 5 साल की अवधि को अगर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, वो बेसिकली उतनी ही अनमैच्योर्ड टर्म के लिए होगा। तो जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। और इसके साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि 2029 में जब इलेक्शन साथ में होंगे, तब विधानसभा और लोकसभा के उसके 100 दिनों के बाद में जितने भी पंचायत या जो लोकल जो नगर पालिका या जो दूसरी टाइप की जो मान लीजिए मेयर के इलेक्शंस हैं या फिर जो लोकल गवर्नमेंट है उनके इलेक्शंस होंगे। और अब ये बात जो है समझ से परे है कि उनका जो इलेक्शन है वो 100 दिनों के बाद में क्यों नहीं होगा, उनका भी अगर करवाना है तो फिर एक साथ ही क्यों नहीं करवा लेते हैं। अब आते हैं एडवांटेज की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला एडवांटेज ये है कि मान लीजिए 2029 में अगर सारे इलेक्शंस एक साथ होते हैं और अगर ये सरकारों के खिलाफ कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही कोस्ट के अंदर हम सारे इलेक्शंस एक साथ करवा पाएंगे और यहाँ पर ही गवर्नमेंट ये तर्क दे रही है कि हम काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं। और जो दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है दोस्तों कि जब भी अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग टाइम पर जब इलेक्शंस होते हैं, तब जो सरकार के बड़े मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, एमपीज़ इन सब को जाकर जो है इलेक्शंस में भाग लेते हैं और एक तरीके से इनकी जो काम है, वो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में ये भी कहते हैं कि हर स्टेट के अंदर बेसिकली अलग-अलग टाइम पर 2 महीने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जिसके तहत सरकार जो है कोई महत्वपूर्ण जो है डिसीजन नहीं ले पाती है। और अगर एक साथ सारे इलेक्शन होंगे तो 2 महीनों के लिए जो है सरकार कोई बड़ा डिसीजन जो है वो नहीं ले पाएगी, लेकिन बाकी जो है पूरे साल तक जो है सालों तक ये डिसीजन ले पाएगी। साथ में सरकार ये भी तर्क देती है कि 2050 से लेकर अगले 15 सालों तक भारत के जितने भी इलेक्शंस होते थे, खास करके विधानसभा और लोकसभा के वो हमेशा साथ ही होते थे। और उसके बाद में जो है जब किसी स्टेट की जो सरकार है वो प्रीमेच्योरली गिर जाती है, सारे इलेक्शंस जो है धीरे-धीरे करके अलग-अलग टाइम पर होने लग गए। तो इसलिए जो है ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए 1950 में जब इलेक्शंस एक साथ इसलिए हुए थे क्योंकि तब भारत आज़ाद हुआ था। 1947 में 3 साल तक जो है संविधान बनाने में लगे और जब संविधान बन गया तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस स्टेट का या किस लोकल गवर्नमेंट का या फिर प्राइम मिनिस्टर का किसका इलेक्शन साथ करवाए, किसका इलेक्शन कब करवाया जाए। अब जिसका भी आप इलेक्शन पहले करवाओगे तो दूसरे स्टेट या दूसरी जगह के लिए एक तरीके से ये बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाता है। तो जैसे ही दोस्तों संविधान बनता है हर जगह पे इलेक्शन होते हैं और इसीलिए ये साथ होते हैं। लेकिन संविधान के अंदर ये कहीं पर भी ये कोई फोर्सफुली जो है एक रूल के तहत एक साथ इलेक्शंस नहीं करवाए जाते हैं।
अब दोस्तों सरकार यहाँ पर ये तर्क देती है कि जब अलग-अलग जगह के स्टेट या फिर लोकल इलेक्शंस होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर, एमपी, चीफ मिनिस्टर्स इन सब को जो है बड़े जो लीडर्स हैं इन सबको अलग-अलग जगह पर इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जाया जाता है। देखिए आपको ज़रूरत क्या है? बल्कि एक ऐसा रूल आना चाहिए कि जब भी कोई इलेक्शंस होता है, मान लीजिए अब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं किसी स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और चाहे वो एमपीज़ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टीज़ के एमपी जो उनको एक्चुअली ऐसा रूल लाइए कि वो इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं जा पाए। क्योंकि जहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है, जो एमएलएज़ इलेक्शंस लड़ेंगे, उनको जो है इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करनी चाहिए जिससे जो वहाँ के लोग होंगे उनके बारे में ज़्यादा समझ पाएँगे और ये समझ पाएँगे कि कौन-सा जो कैंडिडेट है उनका वो ज़्यादा एलिजिबल है। और यही जो है ट्रू डेमोक्रेसी होगी। सरकार पैसे बचाने की बात भी कर रही है। फिर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोदी सरकार फिर इलेक्शंस बॉन्ड क्यों लेकर आई थी? जिसके तहत इनफैक्ट कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितना भी पैसा दे सकती है और उसको ये डिक्लेयर करने की न तो कंपनी को डिक्लेयर करने की ज़रूरत है और न ही जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से ये अपने आप में बहुत बड़ा करप्शन था और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सालों के बाद में इसको बेसिकली असंवैधानिक करार दे दिया। इसके अलावा दोस्तों जब भी सेंटर की सरकार होगी, सेंटर के इलेक्शंस हमेशा लाइमलाइट में होते हैं और उसके बाद में विधानसभा और फिर लोकल इलेक्शंस। तो जो भी पार्टी दोस्तों सेंटर के अंदर सरकार में होगी, उसको एडवांटेज मिलेगा और उसके जो विधानसभा और लोकल जो इलेक्शंस होंगे, उसमें उसकी जीतने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर सरकार को पैसे बचाने की बात करती है तो फिर आपको ऐसे रूल्स लाने चाहिए जिसके तहत आप ज़्यादा जो है इलेक्शंस पे खर्चा नहीं कर पाए जैसा कि टीएन शेषन जो है अपने ज़माने में लेकर आए थे। तो इन सब को कॉस्ट को दोस्तों इलेक्शंस कमीशन रूल्स लाकर जो है कम कर सकता है। और दूसरा दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक बार सरकारें 5-5 साल के लिए अगर इलेक्ट हो जाती है तो फिर आपकी ये प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर और मेयर या फिर जो आपके लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन ये कौन आपकी सुनने वाला है। आपको याद होगा दोस्तों जब भी इलेक्शंस आते हैं तब आपके लिए जॉब की बात होती है, जब इलेक्शन आते हैं तो आपकी पेट्रोल की प्राइसेस जो है अचानक कम हो जाती है, जब भी इलेक्शंस आते हैं महिलाओं के अकाउंट में अचानक पैसे जाने स्टार्ट हो जाते हैं। आप सोचिए कि अगर एक बार इलेक्शन हो गए और 5 साल तक जो है आपको फिर कोई पूछने वाला नहीं है और यही जो है एक बहुत बड़ी हकीकत है। भारत के लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर जितनी बार इलेक्शंस होंगे उतना ही फ़ायदा है। अगर पैसे खर्च भी होते हैं तो वो भारत की जनता के ऊपर ही होंगे, भारत के लोगों को उससे जो है इलेक्शंस के टाइम पर एडवर्टाइजिंग और जो दूसरे जो काम है कैंपेनिंग के अंदर लोगों को इनफैक्ट जॉब मिलती है।